तो गाइज वेलकम टू वाई वॉइसेस पॉडकास्ट। और हम यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे प्रदीप महेश्वरी जी का, जो कि बहुत ही नामी और इंटरनेशनली सर्टिफाइड हैप्पीनेस कोच हैं और साथ ही साथ ह्यूमन वेलबींग पे भी काम करते हैं। मेंटली फिटनेस और मेंटल फिटनेस के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छे बिजनेस पर्सन है, बिजनेस कंसल्टेंट है और साथ ही साथ रियल एस्टेट मैग्नेट भी है। काफ़ी साल से इनका एक्सपीरियंस रहा है रियल एस्टेट और बिजनेस में, मोर देन ओवर 20 ईयर्स। सो हम स्वागत करना चाहेंगे प्रदीप महेश्वरी जी का। और सर कैसे हैं सर आप? थैंक यू स्वागत, ग्रेट। कैसे हैं आप लोग? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई सर? नाइट्स ओके, ऑल गुड। तो सर ये कोर्स आपने मतलब जो भी हैप्पीनेस कोच का एक प्रॉपर एक वो होगा कोर्स किया होगा, तो ये सर कहाँ से किया था आपने? ये इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया एक ऑनलाइन पूरा कोर्स कराती है। हैप्पीट्यूड एक प्लेटफॉर्म है। तो इस कंप्लीट कोर्स वाज टोटली ऑन हैप्पीनेस, हाउ यू कैन बी हैप्पीनेस कंसल्टेंट। एंड मोर ओवर कोर्स देखिए क्या होता है, ये तो एक सर्टिफिकेशन है। ओवरऑल हम हैप्पी है कि नहीं, ये तो बहुत बैक स्टोरी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। इट्स ए सर्टिफिकेशन, तो इट्स ऑल अबाउट द फिलोसफी ऑफ योर लाइफ। तो सर आपने सोचा कैसे कि आप मतलब ऐसा हैप्पीनेस कोच की तरफ? हैप्पी था और सोच लिया। उसके बिना कोई सोच भी नहीं सकता कि हैप्पीनेस भी कोई कोर्स होता है। हैप्पीनेस के कोर्स में कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। ये भी कोई एक विधा है या इसको इतना सीरियसली लेना भी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ टेक योर हैप्पीनेस सीरियसली, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो प्रदीप सर, मेरे ना एक भाई सोचना था कि जैसे हम लोग हैप्पीनेस को अलग तरह से डिफाइन करते हैं, तो आपके एक पर्सपेक्टिव से हैप्पीनेस को आप कैसे डिफाइन करना चाहोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इंटरनेशनली सर्टिफाइड हो? देखिए, हैप्पीनेस का डेफिनेशन अगर आप बोलेंगे तो लाइक इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। ये एक स्टेट ऑफ माइंडसेट, स्टेट ऑफ बीइंग हमेशा है और हमेशा रहना चाहिए। एंड अगर आप बोलेंगे तो बाय डिफॉल्ट एंड बाय मैन्युफैक्चरिंग हम लोग एक जॉयफुल और एक हैप्पीनेस स्टेट ऑफ माइंड से ही पैदा हुए हैं। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ना, जैसे ही हम इस दुनिया में आए और जैसे जैसे हमारे प्रोग्रामिंग होती चली गई, तो हम अनहैप्पीनेस की तरफ बढ़ने लगे। ये अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली होता चला गया। तो आप ऑलरेडी एक हैप्पीनेस स्टेट ऑफ माइंड पे हो, बस आप उसे दूर हो चुके हो या भूल चुके हो, मुझे बोलना चाहिए। जैसे हनुमान जी को भी एक जामवंत की जरूरत पड़ी थी, तो मुझे भी यही बताना पड़ा कि ऑलरेडी आप हैप्पी पर्सन हो एंड डोंट अलाउ एनी अदर पर्सन और डोंट अलाउ द वर्ल्ड टू मेक यू अनहैप्पी। हैप्पीनेस का जो एक मेरे दिमाग में आ रहा था काफ़ी समय से कि हैप्पीनेस को लेकर के ना लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्ट, मतलब लोगों को लगता है कि खुशी पैसों से आती है या खुशियों में दोस्त इन्वॉल्व होने चाहिए, परिवार इन्वॉल्व होना चाहिए। उनको लगता है कि खुशी इज लाइक डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, कि हम अगर किसी पर डिपेंडेंट तो हम खुश होंगे, मतलब पैसे पर डिपेंडेंट है तो खुशी आ रही है। तो ये मिसकंसेप्शन सही है या कैसे कहेंगे मेजॉरिटी? देखिए, जो अप्रोच है ना, ये अप्रोच पे ही हमको काम करना पड़ेगा। मतलब मैं कहीं पहुंचूंगा और खुश हो जाऊंगा, मेरे जेब में इतना पैसा आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। आई विल बी हैप्पी व्हेन आई विल अर्न दिस मच मनी। हैप्पीनेस के ना कि इंडिविजुअल डेफिनेशन होता है। शायद आपके लिए हैप्पीनेस एक कार में घूमना होगा, या आपके लिए हैप्पीनेस माइट भी 10 लाख होगा, किसी के लिए हैप्पीनेस 10 करोड़ होगा, किसी के लिए हैप्पीनेस 10,000 भी होगा। तो हैप्पीनेस को बहुत इंडिविजुअल डेफिनेशन है। फाइनेंशियल के अलावा भी जब हम अपने फैमिली के साथ होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, वो भी एक सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस है। जब आपको पर्क्स मिलता है, आप ग्रो करते हैं अपने करियर में भी। तो इसके डेफिनेशन को बांध पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये मैं बोलूँगा कि जो अप्रोच है हमको उस पर ज़रूर काम करना, वो एक डेफिनेट थिंग है कि बेस लेवल पे हम सबको जो काम करना चाहिए कि मैं कहीं पहुंचूंगा तो मैं हैप्पी होऊंगा, वो अप्रोच पे हम काम करें, उसको हम खत्म करें, उसको रिवर्स करें, उसको हम रिवर्स कर दें। मेरा थॉट है, मैं हमेशा अगर मुझसे पूछोगे मैं इतना पैसा कमाऊंगा तो मैं हैप्पी होऊंगा, मैं ये नहीं सोचता। मैं हैप्पी रहूंगा तो मैं सक्सेस होऊंगा, मैं हैप्पी रहूंगा तो पैसा कमाऊंगा। ये मेरा अप्रोच है, हमेशा से ऐसा ही रहा, रियल में ऐसा रहा विद बिफोर द सर्टिफिकेशन। मैं खुश रहूंगा तब तो लोग जुड़ेंगे, मैं खुश रहूंगा तब तो आप एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी बनोगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, अट्रैक्ट होंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे रिलेशन बनाए रखेंगे, आपसे कंफर्टेबल होंगे दोबारा बात करने में, आपको अप्रोच करने में। तो जब तक आप ही हैप्पी नहीं हो तो आप कैसे अपने कस्टमर को, अपनी टीम को, अपनी कंपनी को, अपने फैमिली को आप हैप्पी कर कैसे सकते हो? और कौन दुनिया में, क्या आप किसी अनहैप्पी या डाउन या डिप्रेस पर्सनैलिटी से क्या आप मिलना चाहोगे, बिजनेस करना चाहोगे, रिलेशनशिप बनाना चाहोगे? तो हमको इमीडिएट एंड वेरी ऑन द वेरी इमीडिएट और द फर्स्ट स्टेप अगर आप बोले तो हमको इस ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि हमको बचपन से बताया गया है कि तुम ये बन जाओगे, यहाँ पहुँच जाओगे तो आप हैप्पी हो जाओगे, जिसका कोई अर्थ ही नहीं, लेना देना ही नहीं। शायद आप फुटबॉल खेलोगे तो तुरंत हैप्पी हो जाओगे, शायद आप कोई अच्छी मूवी देखोगे तो ये आपके लिए हैप्पीनेस का डेफिनेशन बन सकता है। और मुझे तो ये लगता है कि मतलब चार्ली चैपलिन भी बोल के कि जिस दिन आप हंसे ही नहीं,
वो आपका दिन ही व्यर्थ चला गया। मुझे तो बोलना है कि आप ये हैप्पीनेस इज पर डे थिंग, पर आवर थिंग, ये तो स्टेट ऑफ माइंड है, ये तो हमेशा आपके अंदर रहना ही चाहिए। कई सारे सर जो यंग जनरेशन है वो एक हैप्पीनेस को एक अलग वे में ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई सक्सेसफुल ज़्यादा हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो ये भी कोई एक है कुछ चीज़ कि लोग सक्सेस को और हैप्पीनेस को एक तराजू में मतलब रखते हैं कि दोनों इक्वल है ऐसा। देखिए बिल्कुल, इसके लिए मैं एक लेवल और पहले जाना चाहूँगा कि हमको कंडीशनड कैसा, वी ऑल आर कंडीशनड, वी ऑल आर प्रोग्राम्ड। हमारी कंडीशनिंग बहुत अलग तरीके से हुई है। आज एक इंडिया का बंदा जो हैप्पीनेस शायद वो समोसा खा के में मस्त हो जाएगा, बहुत देसी लैंग्वेज में, लेकिन कोई अगर अमेरिकन है तो उसके लिए हैप्पीनेस का डेफिनेशन बहुत अलग हो गए। हम किस कल्चर से आए, किस बैकग्राउंड से आए, हमारे मम्मी पापा ने किस तरीके से हमको अपब्रिंगिंग की, या वो कितने हैप्पी रहे ओवरऑल। उसके बाद हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा रहा है, आप कैसे स्कूल कॉलेज में आपकी अपब्रिंगिंग हुई ओवरऑल। तो ये सोसाइटी एंड ऑल द बैकग्राउंड एंड ऑल द कल्चरल थिंग्स, ये खासकर बहुत सारे कल्चरल रिलीजियस बायसेस भी हमारे अंदर बहुत बढ़ चुके होते हैं। तो इतने सारे, वी आर दी एवोल्यूशन। आज हजारों लाखों सालों के बाद ले दे के एक मनुष्य बच पाया है ना। डायनासोर हमसे 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली थे, बड़े थे, लेकिन वो भी खत्म हो गए, हम बच पाए बिकॉज वी ऑलवेज इवॉल्व, वी ऑलवेज अडॉप्टेड। हम कुछ नया करते गए, बनते गए, और हमने समय के साथ साथ परिवर्तन को स्वीकार किया। तो आज आप कुशाग्र जो है, आप जो हो या मैं जो हूँ, ये इट इज़ ए सक्सेशन थिंग। मतलब ये लाखों हजारों सालों के बाद का जो एक फाइनल समय पे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आप और मैं हूँ। कितने लाखों लोगों ने मतलब संघर्ष किया, कितने लोग खत्म हुए, कितने लोग शहीद हुए, किसी भी तरीके से आप चाहे कंट्री बेसिस पे बोलें। तो ओवरऑल इसके बाद जो हमारी कंडीशनिंग हुई है ना, क्योंकि हमको भी नहीं पता, जैसे कि मैं अगर सीधी सी बात बोलूँ, एक मछली को कभी ये पता नहीं होता कि वो पानी के अंदर है ना। सिमिलर वेज में हमको पता ही नहीं कि हमको एक ज़बरदस्ती एक अनहैप्पीनेस स्टेट ऑफ माइंड में डाल दिया गया, एंड वी बिकेम कंफर्टेबल विद दैट। दैट इज़ द प्रॉब्लम ही का डेफिनेशन है। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम लोग गलत प्रॉब्लम पकड़ते, फिर गलत प्रॉब्लम का गलत सॉल्यूशन निकालने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। पहले प्रॉब्लम तो सही समझे कि प्रॉब्लम क्या है। और इतने सारे बुक्स हैं हमारी, आज कभी भी आप देखोगे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हैप्पीनेस पे सब्जेक्ट लॉन्च किया स्कूल में। आप विश्वास करिए, ये इतना सीरियस सब्जेक्ट है। वर्ल्ड के टॉप हैप्पीनेस कंट्रीज में आप जाके देखिए, उनका अप्रोच ऑफ लाइफ ही बहुत अलग है, जितना भी मैं स्टडी करता हूँ। तो ओवरऑल डेफिनेटली सक्सेस से क्यों कनेक्शन है, मैं अचानक से बोल दूंगा कि सक्सेस से क्या होता है, खुश रहो, तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि आपकी भी प्रोग्रामिंग है सर। मैं जब तक अच्छा सर्टिफिकेट नहीं लूँगा, अच्छी जॉब नहीं होगी, डेफिनेटली दैट इज़ ए बाई एंड पैरेलल थिंग। बट आपका जो इंडिविजुअल अप्रोच है हैप्पीनेस, आप उस पर काम करिए। तो प्रदीप सर, वही अभी जैसे मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर है ही, तो अब मेरे माइंड में एक चीज़ और, मतलब सबके माइंड में एक, अपन तो वैसे ही देखते ही रहते हैं वही, मतलब तो डिफरेंस जो है वो प्लेजर और हैप्पीनेस। एक प्लेजर होता है कि अपन को डिज़ायर्स है वो फुलफिल होते हैं, तो एक आनंद आता है। आनंद और खुशी ये दोनों साथ साथ चलते हैं या इन दोनों में फ़र्क है? क्योंकि लोगों को ये मिसकंसेप्शन इसका भी है कि आनंद और खुशी एक ही चीज़ होती है। अब हमको समोसा खाया, आनंद आया, तो ये खुशी तो नहीं हो सकती। तो वो चीज़, तो आनंद और खुशी सेम होते हैं या पैरेलल होते हैं या फिर अलग ही होते हैं, सब कम्प्लीटली डिफरेंट? देखिए, प्लेजर और हैप्पीनेस की बात अगर करें आप, तो हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब जो हम लोग का जो स्टेट ऑफ लिविंग जिस तरीके से हम रहते हैं, हम लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। अभी क्या, और उसको हमने प्लेजर की परिभाषा दे दी। अभी अचानक से आपको जॉब का ग्रोथ मिल जाएगा तो आप अचानक से बहुत खुश हो जाओगे। किसी के लिए आपका जॉब एक सपना होगा, काश में कभी वहाँ पहुँचो, शायद आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो। मैक्सिमम लोग जितने जॉब कर रहे हैं वो तो मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो मैक्सिमम टाइम तो एक सेकंड जॉब और एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हो, तो रेदर देन गिविंग देयर 100% टू वेयर दे आर। तो जो आप बोल रहे हैं कि खुशी और आनंद की बात कर रहे हैं, तो मैं वापस वही दोहराऊंगा कि आप खोजने मत जाइए कि मुझे कहीं जाऊंगा या कुछ मिल जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, या मुझे कोई बाहर का बंदा या बाहर का सर्कमस्टेंसेस आके मुझे कोई बहुत परम आनंद की प्राप्ति करवा सकता है। वी आर गिविंग पावर टू द वर्ल्ड कि प्लीज कम एंड डू समथिंग टू मेक मी हैप्पी। तो फॉर गॉड से उस अप्रोच पे काम करिए। एंड जैसे हमारे जितने और धर्मगुरु रहे, स्पिरिचुअल लीडर्स रहे, तो वो उनका अपना अप्रोच था कि मैं ध्यान पे चले जाऊंगा तो एक अलग आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। कई लोग फिजिकल इंटीमेसी की बात अगर बात करते तो उन्हें अलग आनंद की प्राप्ति होती है। तो आनंद जो है ना सर, वो आपके अंदर है, आप हो। मैं तो बोलता हूँ आप स्वयं आनंद हो। मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप दूसरों को परमिशन मत दो कि वो आपके उस ओवरऑल स्ट्रक्चर को डिफाइन करे, ब्रेक करे,
मोल्ड करे, डाइवर्ट करे, तोड़े मरोड़े और अपने हिसाब से डाले, और द मोमेंट यू गिव द पावर टू द वर्ल्ड, टू द नेक्स्ट पर्सन, वहाँ पे अनहैप्पी हो जाते हो। खुशी एंड प्लेजर तो हम इस दुनिया में तो डेफिनेटली, मतलब वो बोलते हैं कि अपनी खुशियों की चाबी खुद रखो। हाँ, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम, परसों मैंने कोट डाला था, प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, लुकिंग फॉर ए प्रॉब्लम फ्री लाइफ इज द प्रॉब्लम, है ना। वो प्रार्थना होता ना कि भगवान मुझे इस प्रॉब्लम से बचाओ, उस प्रॉब्लम से बचा, रहकर आप हम प्रार्थना नहीं करें कि प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस प्रॉब्लम को फेस करूँ। बहुत सुंदर ख्याल है, बहुत सुंदर अप्रोच है। तो प्रॉब्लम फ्री लाइफ जो हम खोजने निकलते हैं ना, पंगा तो वहीं पे चालू हो जाता है। देखिए, अब ना अगर आप देखेंगे ना तो एक इंटरनल डायरेक्शन आपको मालूम होता है, अगर आप थोड़ा सा खुद को समय देंगे ना, क्योंकि वर्ल्ड ना बहुत नॉइजी हो गया, बहुत डिस्ट्रैक्टफुल हो गया, मिनटों में, सेकंड्स में ना हर आदमी आपको दिखना चाहता है, बिकना चाहता है, आप ये देख लो, आप ये ले लो। आप अगर फेसबुक भी करते हो आप देखेंगे तो मैं 2 स्लाइड नहीं मारता हूँ तो ऐड प्रमोशन, तो डिस्ट्रप्टिव हो गया बहुत ज़्यादा मार्केट। तो आप अपने, आपका काम, मैं तो बोलता हूँ अटैक करना नहीं, डिफेंस करना होगा। आप अपने आप को बचा तो लो, अपने स्टेट ऑफ माइंड को सेव तो करके रखो। सर मेरा ये एक क्वेश्चन है कि जैसे आजकल बहुत सारे लोग कंपैरिजन के कारण अपनी खुशियों को मार देते हैं, तो उससे वो लोग कैसे फाइट करें? क्योंकि कंपैरिजन एक ऐसा चीज़ है, तुलना करना, कि वो सामने वाले को देख लेते हैं कि अगर उसको कुछ ज़्यादा अचीव हो रहा है तो उनके पास जो है वो उसमें सेटिस्फाइड नहीं रहते, फिर उनको ज़्यादा की तलाश रहती है। तो इस चीज़ को कैसे आज की जो जनरेशन है वो हैंडल करे? जितने भी हमने स्टडी किया, वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 रीजन फॉर द अनहैप्पीनेस, दैट इज कंपैरिजन, दैट इज कंपैरिजन। क्योंकि हम एक दिशा काल परिस्थिति में पैदा हुए हैं, तो हमको लगता है कि मेरे को तेरे से आगे बढ़ना था या तेरे से आगे बढ़ना था। तो मेरे तो अचानक से हम अभी खुश हैं, बढ़िया है, लेकिन अचानक से फेसबुक में देखें कोई फ्रेंड अपना सिंगापुर शिफ्ट हो गया या यूएसए शिफ्ट हो गया है, तो हम लोग बता रहे हैं यार इस साल वहाँ कैसे पहुँच गया, मेरे को देखो मेरा हालत ही क्या है। आज ये लगता ही कहा था मेरे सामने, है नहीं, ये कल का छोकरा आगे बढ़ गया। तो मतलब ये जो कंपैरिजन हम क्रिएट करके रखे ना, ये स्टेप नंबर 1 आप मान के चलिए कि जो कंपैरिजन का जो चैप्टर है। क्योंकि देखिए, अगर मैं अपने प्रोफेशनल करियर की बात करूँ तो बहुत कंपटीशन है बाहर। ऐसा नहीं कि लोग मुझसे कंपेयर नहीं करते या मैं दूसरों से कंपेयर नहीं करता, या आप ना भी चाहोगे तो दुनिया आपको कंपेयर करने लग जाएगी। सक्सेस, फेलियर, कितना पैसा है, क्या गाड़ी है, क्या गाड़ी पहन रहा है। तो एक देयर आर सम मेजरमेंट्स जो उसके मापदंड पे आपको देखा जाता है कि आप कितना सक्सेसफुल हो या आपसे कंपेयर करना है कि नहीं। कंपैरिजन अगर करना है तो मैं स्वयं से डेली करता हूँ कि मैं कल से बेटर हूँ कि नहीं, मैं पिछले साल से बेटर हूँ कि नहीं, मैं खुद को इवॉल्व कर रहा हूँ कि नहीं, मैं कुछ नई चीज़ अडॉप्ट कर रहा हूँ कि नहीं, नई नेटवर्किंग कर रहा हूँ कि नहीं, नए सोशली में ज़्यादा एक्टिव हूँ कि नहीं, लोगों से मिल रहा हूँ कि नहीं, और पर्सनली खुद पे काम कर रहा हूँ कि नहीं। मेरा कंपैरिजन खुद से रहता है। तो ये अगर आप कंपैरिजन करिए, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्ट कर दीजिए खुद की तरफ, इससे उससे करेंगे तो उसका कोई अंत नहीं है। और आप देखेंगे जितने भी जो मतलब युद्ध हुए हैं ना, जितने भी अशांति का, जो सबसे बड़ा ये ईगो चैलेंज ही हुआ है। पंगे शुरू ही ईगो पे से होते हैं। एक बहुत अच्छी बुक थी एकार्ट टोटल की, ईगोलेस माइंड, नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उसका जो सब्जेक्ट था ओवरऑल, तो वो था कि ईगोलेस माइंड विल बी द फ्यूचर हु कैन सेव द प्लैनेट। वी नीड मोर ईगोलेस माइंड्स। आज कंट्री लड़ रही है एक दूसरे से ईगो में, वो बोलता मैं उससे बड़ा हूँ। एक बड़ा बिजनेसमैन आपको बनना, अचानक से कोई और बड़ा बिजनेसमैन हो तो आपको उससे बड़ा बनना होता है। नंबर 1 वर्ल्ड में सबसे अमीर कौन है, उसकी एक अलग फाइट चल रही है। तो फाइट करना, हंगर करना, एक हंगर होना चाहिए आपको। मतलब पैशनेट अपने कैरियर के लिए, बहुत अच्छा करें, बहुत पैसा कमाए, डेफिनेटली बहुत सही बात है, लेकिन एक कंपैरिजन को मापदंड मत बनाइए कि मेरे को उससे अच्छा करना है, मेरे को उसको हराना है, मेरे को उससे आगे बढ़ना है। ये पॉइंट गलत है। आप खुद से आगे बढ़िए ना, आप अपने आप आगे बढ़ जाओ। प्रदीप सर, क्या होता है कि रिलेशनशिप में आदमी रहता है तो ज़्यादा खुश रहता है। कुछ लोग बोलते हैं, कोई सिंगल होता है तो ज़्यादा खुश रहता है। सिंगल वाला बोलता है अरे यार उन सब में कुछ नहीं रखा है, मैं तो सिंगल ही खुश हूँ, आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम सिंगल। और रिलेशनशिप में जो है आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम इन रिलेशनशिप। तो कहाँ क्या लैग हो रहा है, या जो सोच रहा है वो सही सोच रहा है कि हाँ मैं सिंगल हूँ तो मैं खुश हूँ? एक आपका सत्य में आप सही हो, मेरे सत्य में मैं सही। मैं अगर सबके लिए बोल दूं कि नहीं सिंगल ही रहना चाहिए तो भी गलत है। मैं होता कौन बोलने वाला, सीधी सी बात है ना। और मैं ये बोल दूं कि नहीं आपको ये नहीं, आप कपल में रहना चाहिए तो आप अनहैप्पी रहोगे, ये भी गलत है। दोनों, आप लाखों एग्जाम्पल देख लीजिए, सिंगल वाले भी खुश भी मिलेंगे, अनहैप्पी भी मिलेंगे, कपल वाले भी बहुत खुश भी मिलेंगे और अनहैप्पी भी मिलेंगे। सर सिंगल वालों को तलाश है कि कोई बात सुनने वाला हो, पूरी दुनिया की तलाश है भाई। और कपल को तलाश है कि ज़्यादा सुनना ना। नहीं, पूरी दुनिया की तलाश है। जो
मतलब होता क्या है ना, मैं अगर आप बोलेंगे ना तो मैं शब्द एक यूज़ करता हूँ, लिसन लाउड। स्पीक लाउड तो सुना होगा आपने, मैं बोलता हूँ लिसन लाउड। आप सुनिए ज़्यादा। हम होता क्या है कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं। ज़्यादातर मैं देखा हूँ तो कई लोग इतने टॉकेटिव होते हैं, फ़ोन पे भी इतने ज़्यादा बात करते हैं, घंटों घंटों फ़ोन ही नहीं रखते हैं। या एक अंदर ना, हम सब के अंदर एक भूख है। नेपोलियन हिल की बहुत बढ़िया किताब आई थी, इनिशियल, एक बहुत अच्छी किताब, मैं आपको शेयर करूँगा। उसका पहला, उसमें उन्होंने जो बताया तो उसमें ये बताया था कि लाइक आप सुनिए लोगों को। अगर मेरे करियर में आप बोलोगे अगर मैं थोड़ा बहुत भी सक्सेस हुआ, जितना बड़ा सक्सेस हो आप जो भी डिफाइन करें, तो मैंने सुना बहुत है लोगों को। आप अगले को खाली होने दीजिए। आप किसी भी रिलेशनशिप में आओ, मैं ये नहीं बोलूँ उसको सुनो, उसके हिसाब से चलो, मैं ये नहीं बोल। देखिए प्रॉब्लम कहाँ चालू होती है ना, कि आपकी अपनी साइकोलॉजी, मेरी अपनी साइकोलॉजी है। एक हस्बैंड बोलेगा एक वाइफ को कि तुम मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से चल, मैं जो बोलूँगा वो करना है। एक बॉस बोलेगा अपने बंदे लोगों को, कि जॉब वालों को, कि अपने एम्प्लॉयज़ को, कि तुमको मेरे हिसाब से चलना है। डेफिनेटली हायरार्की तो वही है, बट इसलिए जो प्रेशर होता है, जो ईगो चैलेंज आता है, जो आप फ्रीडम खत्म करते हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम खत्म करते हैं। जहाँ पे वाइफ बोलेगी तुमको मेरे हिसाब से चलना चाहिए, वो बोले, तो ये जो साइकोलॉजिकल फाइट्स चालू होती है ना कहीं मतलब डिस्टर्बिंग यहीं पे होता है, डिस्टर्बेंस यहीं पे होता है, कि तू मेरे हिसाब से चल, मैं तेरे हिसाब से चलूँ। तो आपका एक सवाल बहुत अच्छा था कि सिंगल होना ज़्यादा बेटर है, कि देखो भाई मैं सिंगल भी रहा हूँ, डबल भी रहा हूँ, फिर भी सिंगल भी रहा हूँ, फिर भी डबल भी रहा हूँ, है ना। तो कोई चीज़ ना कंप्लीट होते नहीं, कंप्लीट बनाना ही पड़ता। हर चीज़ आप बोलोगे कि मैं जैसा सोच रहा हूँ अगला वो ऐसा ही परफेक्ट मिले, पंगे डिस्टेंस डिस्टेंस वहीं पे क्रिएट हो जाता है कि आप परफेक्ट हो गया। हैप्पीनेस तो जैसा कि नेगेटिविटी से भी आ सकती है, पॉजिटिविटी से भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल नेगेटिविटी मतलब जो अटैक्स हो रहे हैं, टेररिज्म अटैक्स हो रहे हैं, वो लोग खुश हो रहे हैं गन चला करके, लोगों को उड़ा करके, वो नेगेटिव है। और पॉजिटिव जो बचा रहे हैं वो बचा के खुश हो रहे हैं। तो क्या हैप्पीनेस की परिभाषा में ये समझूं कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो हैप्पीनेस ही कहलाएगी। देखो नेगेटिव पॉजिटिव मोटिवेशन, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बोलूँगा सबसे खतरनाक तो ओवर मोटिवेशन है। सबसे खतरनाक तो लाइक चीड़ डालो, फाट डालो, दूध के नंदे बारह, तुम ये भी कर लोगे, तुम वो भी कर लोगे। बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल खड़े हो जाते हैं हम लोग, है कि नहीं। बहुत ज़्यादा लिमिटलेस जाने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव तो यार यही तो ब्यूटी है लाइफ की। हकीकत में आप जब लाइफ में समझेंगे, मतलब रोशनी का वैल्यू भी तब है जब आप अंधेरा देखो, खुशी की वैल्यू तब है जब आपने गम देखा, पैसे की वैल्यू तो कब है, जब आपका एक समय था जब आपके जेब में 10 रुपये भी नहीं थे। तो ना नेगेटिव एंड नेगेटिव खराब होता है या पॉजिटिव बहुत ज़्यादा अच्छा, ऐसा कुछ है नहीं। ये ना इट्स अ बैलेंस। अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो उसकी वैल्यू नहीं समझोगे। आज अगर आपका बेटा आपके घर में, आपने करोड़ों रुपए कमा लिया, लेकिन वो कभी केवल अभाव देखा ही नहीं, अगर वो नेगेटिविटी देखा ही नहीं है, अब मान के चलिए कि आप कितना भी कमा लो, उसको 2 साइन मार के खत्म कर देगा एक दिन, है ना। ये जो हम अप्रोच बना के रखें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव बिल्कुल होना चाहिए भाई। नेगेटिव से मैं तो बोलता नेगेटिव इज सेल्फ इज अ पॉजिटिव थिंग। अगर आपको इफ यू नो हाउ टू हैंडल दैट नेगेटिविटी, वहां रह जाना वो खतरनाक है। ये लोग वहीं रह जाते हैं, नेगेटिविटी में घूमते रह जाते पॉजिटिविटी से ज़्यादा ओवर पॉजिटिविटी खतरनाक है। नेगेटिविटी तो फिर भी बच जाओगे आप, ओवर पॉजिटिव होगा तो ज़्यादा मरोगे, ओवर मोटिवेशन होगा तो ज़्यादा मरोगे। मैं तो ये बोलता हूँ आपका बैलेंस ही खत्म हो जाता है, आप बहुत फेक वर्ल्ड पे चले जाते हो। ओवर मोटिवेशन से बचिए। नेगेटिव इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब इवन लाइक सब्जेक्ट्स लाइक लोग डिटैचमेंट बोलते हैं, तो मैं उसको बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट समझता हूँ, बहुत अच्छी सब्जेक्ट। डिटैचमेंट या डिवोर्स जब बोलते हैं, या कोई अलग हो रहा होता है किसी भी तरीके से, भाई क्या होता है कि कोई भी रिलेशन टॉक्सिक हो जाए, बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, उससे पहले अगर आप डिटैच हो जाते हो, अलग हो जाते हो, देखो अगर अच्छे खासे आप 10-20 साल किसी के साथ रहे हो, अचानक कुछ मिस हैप हुआ वट एवर, तो उस एक मोमेंट में उसका 20 साल की अच्छाइयाँ खत्म। आपका हस्बैंड, आपका भाई, आपकी वाइफ हो, उसके 10-20 साल की, अरे यार वो डिटैचमेंट भी ब्यूटीफुल हो सकता है। मैं आमिर खान को देखता हूँ, आज 2-4 शादी हो चुकी है, लेकिन वो पुराने अपनी वाइफ्स की बर्थडेज में जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, और भी सेलिब्रिटीज़ को देखा हूँ। हम ना न्यू लाइफ को वेलकम नहीं करते, बहुत ना सड़ गए हैं एकदम, वही पुराना खींच रहे हमको। हम अपने फ्यूचर सेल्फ पे काम नहीं करना चाहते हैं। हमारे अंदर भी बदलाव है, हम भी इंसान हैं, हम भगवान बनने निकल जाते हैं। भैया हमारे जितने भगवान को देखोगे सब हमसे ज़्यादा दुख देखें, है ना। आप 14 मिनट मोबाइल के बिना नहीं रह पाओगे। हमारे भगवान जी 14 साल घर, 14 ईयर्स घर के बाहर ही रहे, है ना। कई हमारे कृष्ण जी देखोगे तो जेल के अंदर ही रहे, तो उन लोग नेगेटिव पॉजिटिव खोजने नहीं निकले, तो उस समय ये तो परिभाषाएं नहीं हुआ करती। ये जीवन है, जीवन ऐसा ही होता है। जीवन को हम कितना ब्यूटीफुली एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं। मतलब एक बहुत अच्छी बात है कि ना पूरा वर्ल्ड लगा आपको ये बताने के लिए आप इनकम्प्लीट हो। आई एम होल, आई एम कंप्लीट। जिस दिन आप ये बोलना सीख गए ना, सबकी मार्केटिंग धारा की धरा रह जानी है।
आई एम होल, आई एम कंप्लीट, पूर्ण परिपूर्ण संपूर्ण, पूर्ण परिपूर्ण संपूर्ण। आई एम होल, मैं कंप्लीट है, मैं कंप्लीट है। ये कार ले लूंगा तो कंप्लीट हो जाऊंगा, थोड़ी 10,000 की सैलरी बढ़ जाएगी तो कंप्लीट हो जाऊंगा, थोड़ा सा और गोरा हो जाऊंगा तो कोई फेयर एंड लवली आकर मेरे को और गोरा कर देगा तो मैं और खुश हो जाऊंगा। क्या हम लोग ऐसी तैसी करके रखें अपने? लोग खेल रहे हैं हमारे साथ, हम खेलने दे रहे हैं, मजाक बना के रखे हम लोग। लिटरली ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि हम लोग ना लोगों को अपने ऊपर ना ओवर मार्केटिंग करने की परमिशन देते हैं। चीज़ों की जरूरत है आपसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा उन लोगों को मालूम है कि आपको क्या जरूरत है। ये बताओ, अच्छे खासे, अरे आप 10 लाख की कार में भी मैं उतना ही खुश हूँ भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि BMW मत लो, महंगी से महंगी गाड़ियाँ भी लो, उसमें भी खुशी तलाशो, लेकिन आप ये बोलो कि वो मिलेगा तो ही मैं खुश होऊंगा। आप जहां पे उसमें खुश रहो ना, क्या दिक्कत है? तो ये जो है ना कि पूर्ण परिपूर्ण संपूर्ण, ये पूरे इस पॉडकास्ट में अगर कुछ भी एक टेक अवे लेके जाना है, आप ये जरूर लेके उठिएगा इससे कि आई एम होल, आई एम कंप्लीट। ये बहुत टफ चीज़ है, समझ आने में समय लगेगा, लेकिन ये चीज़ आप कर लोगे ना तो अपने आप में एक ना, देखो अपने को कोई साधु सन्यासी, अपन अभी हिमालय जाके योग और सन्यासी नहीं बन सकते। वो माइंडसेट हमको इसी दुनिया में रहते रहते अंदर पैदा करनी है। आपको मान के निकलना घर से कि हैपनिंग मिस हैपनिंग पार्ट ऑफ लाइफ, सुख और दुख पार्ट ऑफ लाइफ, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट ऑफ लाइफ। केवल पॉजिटिव मिलेगा तो मैं अच्छा रहूँगा और खुश रहूँगा, ये अप्रोच समझो ना। आप तो खुद अपने आप को एक अलग ही दिशा में लेके जा रहे हो। थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग बने। और एक बहुत अच्छा वर्ड है इमोशनल इंटेलिजेंस, शायद सुने ही नहीं होगे आप लोग, कई लोग। उसको सुनिए, उसको सर्च करिए, उस पर काम करिए। जैसे हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ माइंड होता है, हम फिजिकली कितने फिट हैं, है ना, हमारे और भी जो सेंसर्स काम कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वैसे आपका एक इमोशनल बीइंग है अंदर। वी ऑल आर इन ए सर्च ऑफ सम इमोशनल हैप्पीनेस। सर मेरा ये एक क्वेश्चन है कि जैसे आज की भी जनरेशन और जो हमसे बड़े भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, कई लोग खुशी को नशे में तलाशते हैं और वो ज़्यादातर नशे की ओर बढ़ते जाते हैं और उनको लगता है कि वो उनका मतलब हैप्पीनेस है। तो ये मतलब क्या चीज़ है, ये कैसे इससे हैंडल करें और क्या ये सही है, ये मैं जानना चाहूँगा कि अगर हम एक नशे में एक मतलब खुशी खोज रहे हैं। देखिए मैं बोला ना, हम लोग ना प्रॉब्लम ही गलत पकड़ते हैं। हमको ना जब जब इंसान महत्वहीन हुआ है, मीनिंगलेस हुआ है, उसके बाद एक बड़ा मीनिंग या बड़ा पर्पस नहीं होता लाइफ में कुछ करने के लिए, वो IPL को ही अपना लाइफ बना लेगा या नशे को अपना लाइफ बना लेगा। आजकल चलते फिरते ऑनलाइन में जुए चलने लग गए, है ना। आप, मैं वो बोला, लोग आपको हिला रहे हैं और आप हिल रहे हो, हिलने दे रहे हो, आप मौका दे रहे हो। कोई आपको आपकी इजाज़त के बिना हिला नहीं सकता। कोई दारू पहले दिन ही आप लोगों ने पूरा, किसी ने भी एक खम्मा नहीं लगा लिया था, टच कर ले, थोड़ा सा टेस्ट कर ले, थोड़ा सा टेस्ट कर ले, वो थोड़ा थोड़ा भी खेल हो गया। इसको मैं बैकग्राउंड में बात करूं तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि ना आप किस इमोशन को, किस एक्टिविटी को ट्रिगर कर रहे हो। हम एक छोटी सी चोरी अगर कर लेते ना बचपन में, वो शायद कल को बैंक रॉबरी तक भी जा सकती है अगर आपने उस समय पे उसे ख़त्म नहीं किया। वो कभी भी छोटा नहीं होता, खेल वहीं चालू होता है। थोड़ा सा चख ले, अरे एक बार में क्या होगा, ये शुरू वहाँ से हुआ। आपने एक रॉन्ग एक्टिविटी को ट्रिगर किया। उसी प्रकार से आप कोई ज़्यादा नशा कर रहा है, कम कर रहा है, उसके लिए और भी कई तरीके हैं। कोई मैं बोल दूंगा और ज्ञान माने लगेगा, छोड़ दे भाई, कल से तो कोई छोड़ेगा तो है नहीं, है ना, बुरी चीज़ें छोड़ दे। हम सही है कि हम भी 10 गलत काम हम भी कर रहे होते हैं। तो ये दूसरों को ज्ञान देना अलग है, लेकिन ना ये ज़रूर करें कि आप पॉजिटिव चीज़ों को भी ट्रिगर करना चालू करो। अब अर्ली मॉर्निंग उठना चालू करो। कोई आपको लाइफ में जैसे थोड़ा बेटर मीनिंग मिल जाएगा ना, थोड़ा सा अपने से ज़्यादा बड़ा एक कोई आपको पैशनेट कोई सब्जेक्ट मिल जाएगा लाइफ में काम करने के लिए, जो आपसे भी बड़ा हो, है ना। तो आपको छोटी मोटी चीज़ें, सुख दुख, पॉजिटिव नेगेटिव में तो हम ही लोग उलझे रहते हैं, बस वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाते। जैसे रोनाल्डो की बात करें फॉर एग्जाम्पल, है ना, सचिन की बात करें, तो क्या सब आसान से हो गया होगा क्या कि जिस बैकग्राउंड से कोई आया है, एक फुटबॉल खरीदने के पैसे नहीं, जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं, ऐसे लाखों एग्जाम्पल है जिनके पास मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं है। आज वो अकाउंट को देखोगे आप तो पूरे गाँव को बिजली उसने फ्री में करवा दिया, एजुकेशन फ्री में करवा दिया। दे हैव गॉट अ बेटर पर्पस। आज बिल गेट्स इतना पैसा है कि मतलब जितने समय उठाने जाएगा उससे ज़्यादा पैसा कमा चुका होता है। उनको भी बेटर पर्पस की जरूरत है। उन लोगों ने अपने बिल गेट्स फाउंडेशन बनाया हुआ है टू हेल्प द पीपल। तो कुछ भी पर्पस आप देखिए, एनीथिंग कैन बी पर्पस। थोड़ा सा अपने लाइफ को थोड़ा सा बड़ा मीनिंग होता है। हम लोग आज नेटफ्लिक्स और अमेजोन और ये पॉपकॉर्न की दुनिया में रह गए हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तुरंत बॉयफ्रेंड,
तुरंत गर्लफ्रेंड 6 दिन बाद कुछ अलग कहानी हो जाती है। रिलेशनशिप महीने भर नहीं चल पा रहे होते हैं, शादी के बाद में नहीं चल पा रहे होते हैं। हमारे माता पिता तो 40 साल 70 साल चला लिया, हम लोग 40 दिन नहीं खींच पाते हैं, 2 साल 4 साल में ही बाजा फट जाता है। तो जो है ना बहुत डीप थिंकिंग है, बहुत डीप थिंकिंग है। यही अगर आप बोलोगे कि फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो 2 साल मतलब इतनी शादियां कर चुके हो तो पता ही नहीं होता। हर 2 साल 4 साल में ना उनके लिए कोई नया थिंग नहीं, उनका कल्चरल है। यहाँ पे कुछ भी एक नया है पुराना होता तो बहुत नई चीज़ हो जाती है। तो मैं शादी करने या नई शादी करने ये सब नहीं मोटिवेट कर रहा हूँ। मेरा कंसर्न ये है कि ओवरऑल आप फिलोसफी को राइट तरीके, प्रॉब्लम को राइट तरीके से, नशा इज नॉट द प्रॉब्लम। आज मेरे पास अभी भी वक्त है नशा करने का, आपके पास भी वक्त, आप क्यों नहीं कर रहे हो? यू हैव गॉट सम बेटर पर्पस, यू हैव गॉट, आपने कहीं ना कहीं कंट्रोल किया। ऐसा नहीं कि लोगों ने आपको नहीं पूछा हुआ, उस समय तो आप भी आगे बढ़ जाते। और कुछ शौक से ले रहा है हल्का थोड़ा बहुत लिटिल उसका अपने हिसाब से चल रहा है, थोड़ी बहुत तो दवाई भी है। मैं पीता नहीं हूँ, आपको बता दूँ, मतलब पीने के लिए आपको वो भी नहीं कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ को आप, दारू गलत है क्या? नहीं भाई तो डॉक्टर भी प्रेफर जो देता है वो तो वही बोलो, देखो क्या है ना, आप अगर उतना पी रहे हो जिसमें आप खुद को संभाल पा रहे हो, मैं उतना तेज गाड़ी चलाऊँ जितना मैं संभाल पाऊँ, है ना। कोई ये गलत है वो गलत है, तो मैं यहाँ सामाजिक तो ये बोलने नहीं आया कि आप दारू पियो या मत पियो, ड्रिंक करो या मत करो, कंट्रोल करिए, खुद पे कंट्रोल बनाइए, एक लिमिट पे करिए। कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है। द मोमेंट उस चीज़ को आप लिमिटलेस कर दे रहे हैं, एक समय क्या है आप पी रहे होते हो, एक समय बाद दारू आपको पीने लगता है, सिगरेट आपको ख़त्म करने लगता है। कोई एक्टिविटी जिस दिन आपको ख़त्म करने लगे ना, इवन जो लेडीज़ हैं फीमेल्स हैं, बहुत ज़्यादा सीरियल वॉच करना है, रात भर देख रहे हैं, दिन भर देख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या ना, एक समय आप देख रहे हो तो अगला आपको देख रहा होता है। तो वो स्टेज मत आने दो लाइफ में, वहाँ पे फॉल्ट है। अगर आगे बढ़ भी गए हो तो भी कम से कम, मैं ये नहीं बोलूँगा 0 कर दो, 2 कदम पीछे लेके उस लेवल तक ले आओ कि चीज़ें कंट्रोल पे, एक लिमिट। प्रदीप सर, एक हेल्दी रिलेशनशिप हैप्पीनेस के लिए क्या कंट्रीब्यूशन लेकर आती है? मैं तो अगर पूछूं तो सवाल हम अगर रिवर्स करें, क्या आप हैप्पी रहोगे तो आपकी रिलेशनशिप हेल्थी होगी कि नहीं, मैं तो ये पूछता हूँ। मेरे जेब में 20 रुपये ना, मैं आपको 100 रुपये दे नहीं सकता। मैं अगर 20% हैप्पी हूँ तो आपको 100% हैप्पीनेस कैसे दे दूँ? मैं खुश नहीं हूँ तो मैं कैसे बोल दूँ कि मेरी वाइफ खुश है या मेरे बच्चे खुश रहे? मैं अगर प्रेशर में रहूँ, टेंशन में रहूँ, मेरा एक प्रोसेस ही अलग तरीके से काम कर रहा है दिन भर, क्या घर में ऑफिस ला रहा हूँ, ऑफिस में घर लेके जा रहा हूँ, कहाँ से रिलेशनशिप आपका हेल्थी रहेगा? ऑफिस में बैठे बैठे दिन भर मैं घर का बात कर रहा हूँ, घर में बैठ रहा हूँ तो मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ, कहाँ से हेल्थी बनेगा? मैं तो बोलता हूँ हेल्थी, अच्छे रिलेशनशिप कैसे हैप्पी होगा ये मत पूछिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप कितने हैप्पी रहो या आप हैप्पी रहोगे तो आपका रिलेशनशिप हेल्थी होना ही होना है, क्योंकि आपके पास ये दम आ जाएगा अगले को झेलने का। आप खुश रहोगे, मस्त रहोगे, अगला भी परेशान, साले को पत्थर कुछ होता नहीं है उसको, धीरे धीरे 2 साल 5 साल आपके साथ रहेगा तो वो भी वैसा होने लग जाएगा। तो ये क्या ना, सोशल बीइंग हम लोग कंटिन्यूस दिन में देखिए, मतलब मैं तो हमेशा बोलता अगर अपने एक डॉग भी होता ना, 1 साल 2 साल 5 साल, उससे भी बहुत प्रेम हो जाता है, एक अटैचमेंट बन जाता है। तो रिलेशनशिप हेल्थी अनहेल्थी नहीं होता है, हम हैप्पी है कि नहीं है, हम हैप्पी है तो हेल्थी है, हम हैप्पी नहीं है तो अनहेल्थी हो गया। किसी पे मैं प्रेशर ना करूँ कि तू मेरे जैसा बन, तू मेरे जैसा कर। वहाँ पे रिलेशनशिप्स क्या होता है, इट्स अ 2 वे थिंग, नेवर इट्स अ 1 वे थिंग। हमेशा 2 वे थिंग। अगर दोनों एक हद तक जाके एक दूसरे को सपोर्ट करोगे रिलेशनशिप बनाए रखने, बचाए रखने के लिए, कई बार आप पूरे गलत हो सकते हो, कई बार मैं भी गलत हो सकता हूँ। हम ये सोचते हैं ना कि तू ही गलत है, ऑफिस में, घर में, बाहर में, हमारा एक अप्रोच बना कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। एक ऐसा बॉस, एक ऐसा लीडर, एक ऐसे कंपनी का मालिक, एक ऐसा एक फादर, एक ऐसा एक हस्बैंड, एक ऐसा इंसान जो हमेशा ये सोचे कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकता हूँ। समझो तो उसके बाकी लोग कितना अनहैप्पी होंगे जो उसके साथ रहते हैं, वो तो अप्रोच ही गलत है। मैं तो हमेशा आप सबको बोलता हूँ, आप कोई भी रोल प्ले कर रहे हो, फादर का, बॉस का, आपके अंदर भी एक मीटर चालू होना चाहिए, क्या मैं भी गलत हो सकता हूँ? सर रिलेशन में तो आजकल लोग ऐसे हो गए हैं कि उनके लिए ईगो ज़्यादा बड़ा है और वो नहीं चाहते कि वो अपना 100% दे, पर वो चाहते हैं कि सामने वाला ज़रूर 100% दे। तो ये भी एक बहुत बड़ी शायद कारण है कि लोग फिर एकदम फेडअप हो जाते हैं अपने रिलेशन से और छोड़ देते हैं। फेडअप तो नहीं, लेकिन क्या हो जाता है कि कुछ नया चाहिए हमको हमेशा, या हम बोर हो जाते हैं सॉर्ट ऑफ। और जो हमारा बायोलॉजिकल है ना, मतलब कहीं ना कहीं 2 साल 5 साल 10 साल बाद चीज़ें शायद बहुत अच्छी भी बनती हो, कई बार आप हट भी जाते हो।
है ना। तो बहुत सुव्यवस्थित और अच्छे और सुंदर तरीके से अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। और जब मोमेंट आपको लग रहा है कि कहीं टॉक्सिसिटी आ रही है तो उसको बिल्कुल पहले काम करिए। जितने भी गवर्नमेंट बॉडी से जब मेल फीमेल या हस्बैंड वाइफ जाते हैं ना तो सीधा नहीं बोल देता आप ये कर लो, काउंसलिंग की जाती है, और एक मौका और एक मौका और एक मौका। अपने रिलेशनशिप को, खुद को, आप भी गलत हो सकते हो, खुद की काउंसलिंग करें, किसी भी तरीके से क्या बेटरमेंट पॉसिबल है। द मोमेंट वो फिजिकल असॉल्ट पे आ रहा है, द मोमेंट वो आपको फिजिकली हार्म हो रहा है, या आपको अपने जीवन तक की बात लग गई है, या आपको लग रहा है कि आपका देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप वहाँ हमेशा खुश रहोगे, उस ऑफिस में, उस घर में, उस परिवार में जहाँ आपको एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। आप अपने हिसाब से कपड़े पहन पा रहे हो तो शायद वहाँ पे लेडीज़ या बहुएं ज़्यादा खुश हो पाएंगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी पहन लो, है ना, कुछ भी, कभी मैं कौन होता हूँ बोलने वाले, सबका अपना डेफिनेशन है ना। अगर आप अपनी कंपनी में हो, अगर वहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है बात करने का या अपनी चीज़ों को रखने का, तो वहाँ एक अलग हैप्पीनेस क्रिएट हो गया। दीप सर, रिलेशनशिप में बाउंड्रीज सेट करते हैं जैसे लोग, फॉर एग्जांपल एक मेरे परिचय में एक फैमिली है जिन्होंने ना अब हो गया उनको 25 साल हो गए शादी को, तो उन्होंने अपने अपने कमरे कर लिए, सेपरेट रूम्स, क्योंकि जैसे उनका स्लीप साइकिल है कि मेरे को 11 बजे रात को सो जाना है, सुबह 6 बजे उठना रहता है। उनकी वाइफ का स्लीप साइकिल है कि मैं रात को 4 बजे तक नेटफ्लिक्स देखूंगी। और उनके दादाजी का स्लीप साइकिल अलग है, बेटे का स्लीप साइकिल अलग है, सबके कमरे कमरे अलग हो गए। फिर भी वो खुश है उस चीज़ में, क्योंकि एक रिलेशनशिप में आप एक पर्सनल स्पेस देना कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को सर हेल्प करता है क्या? ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। वैसे भी देखो आजकल रिलेशनशिप भी वीकेंड वाले रिलेशनशिप्स हो गए। मेट्रो कल्चर में तो मतलब बच्चे को पालने के लिए भी एक अलग से बाई रखी जाती है, एक मेड रहती है जो दिन में बच्चे भी पालती है। हस्बैंड आ रहा है तो वाइफ जा रही है, वाइफ आ रही है तो हस्बैंड जा रहा होता है। वीकेंड में एक दिन ले दे के एक दूसरे को देखने मिलने की बात मौका मिल पाता। मेट्रोस में तो और हालत खराब, या तो फिर भी हम मिल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और 10 साल 20 साल 25 साल एक बहुत लंबा समय होता भी है। अगर आप म्यूचुअली देखिए, चीज़ें म्यूचुअली हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करोगे, अगर आप हस्बैंड और आपकी वाइफ अगर 4 बजे नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पे उसको कितना हार्म होने वाला है। तो आप ब्यूटीफुली धीरे से स्मार्टली उसको आप अपने मॉर्निंग को और एक्साइटमेंट बनाइए। मॉर्निंग और एक्साइटिंग उसको ना दबाव बना के तो बंद करते बोलने से ज़्यादा अच्छा कि चल अपन मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं, चल आज हम लोग पोहे जलेबी खाने चलते हैं, चल अपन आज मूवी चलते हैं, और अपन डिफरेंट एवेन्यूज़ दें, उसको डाइवर्जन दें, ना कि तू गलत है तो सही हो जा। मतलब कुछ ऐसा एक्टिविटी की बिना कुछ बोले, लेकिन आप अपने तरफ से कुछ ऐसा कराओ। अरे आज कौन आज 20-30-40 साल के बाद बोलेगा कि मतलब सबको लगता है कि मैं ही सही हूँ, मेरा तरीका वे ऑफ लिविंग सही, तो मेरे हिसाब से बनता है तो देख ले भाई, नहीं तो तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, अप्रोच ही वैसा हो गया तो अपने रास्ते में अपने रास्ते। थोड़े टाइम बाद तो चेहरे भी मिलने लग जाते। फ्लेक्सिबिलिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी इज द की ऑलवेज। Okay. लोग ना हम लोग ना मैन लोग खासकर ना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। लोग ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाते हैं एक समय के बाद। गिफ्ट मांग रहे तो पैसा देंगे, जाना तो ले आना, लॉजिकल वाले काम है। आई लव यू बोले पता नहीं 20 साल पहले 10 साल पहले आई लव यू बोलते नहीं, ठीक है ना, तू सामने वाइफ है तो भी मतलब तू आज कितनी खूबसूरत दिख रही है, ये नहीं बोल पाते, चल चल लेट हो गया चल। मतलब वो जो अंदर एक ईगरनेस है ना कि लाइक गर्ल्स एंड फीमेल वांट अप्रिसिएशन, उनको देखे समझे। आप अगर अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो कोई और ना कर ले, बोलना नहीं चाहिए सॉरी, है ना। लेकिन होता क्या है कि ना ऐसा कोई आप ना चीज़ों को महत्व दीजिए जब वो आपके साथ है, जब आपके पास है। फोटो लगा के जीवन में रोएंगे कितना बढ़िया था, कितना अच्छा इंसान था, आज साक्षात है तो उसका कुछ वैल्यू नहीं। इंडिया या हम लोग की स्थिति ऐसा है ना, एक अच्छा आदमी था सुनने के लिए भी हमको मरना पड़ता है, एक अच्छा आदमी सुनने के लिए भी मरना पड़ता है। आज सामने बोल ले भाई वेरी गुड यार, है ना, आप दिन भर निकलो, दो लोग को अप्रिशिएट कर दो ना यार, कौन सा जेब से पैसे लग रहे हैं, आपकी टीम को, आपकी वाइफ को, आपके फादर को, आपके हस्बैंड को। थोड़ा सा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने का आपका भी तो ठेका है थोड़ा सा, कि दुनिया वाली ठेका लेके रखे आपको कुछ करने का या ना खुश करने का या दुखी बनाने का। कुछ रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्लेनेट में, इस अर्थ में आपकी भी तो है। कुछ पॉजिटिविटी आप भी तो क्रिएट करो। बाहर निकल गए सड़ा सा मुँह लेके घूमोगे फिर बोलोगे कि मैं खुश नहीं हूँ, तो दुनिया की जिम्मेदारी है क्या कि आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है? तो कुछ काम आपका और मेरा खुद का भी है कि मैं कितना ब्यूटीफुल, कितना वंडरफुल बाहर एनवायरनमेंट बना सकता हूँ। जो आपकी क्षमता में हो वो तो करिए, जितने भी यथाशक्ति, जितने भी आप भावना, तो जरूरी नहीं कि लंगर ही कराना है, भंडारा ही कराना है या पैसा ही देके किसी को खुश करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप कम से कम आप अपना कंट्रीब्यूशन दिन भर में कुछ इतना सा जरूर दीजिए जिससे आप लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। बातचीत करते करते यार कितने सुंदर टाई, ये बोल दिए शूज बहुत चमका, बढ़िया दिख रहा है,
छोटी छोटी चीज़ें, वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन, इससे ना पूरे वर्ल्ड का ही वाइब्रेशन अपलिफ्ट हो जाएगा। क्या लग रहे हो भैया? वो एक बार चश्मा भी लगाऊंगा, आप अच्छे लग रहे थे। ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश। बताओ बताओ, अब सही है, अब लग रहा है स्पीकर जैसे। बोलो बोलो। गिल्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है रिलेशनशिप में। तो जैसे होता ही है कि आदमी, लड़ाई हो गई या कोई भी ऐसी बाउंड्री सेट कर दी या कुछ ऐसा नेगेटिव हो गया या कुछ भी ओवर द लाइन क्रॉस हो गई, तो गिल्ट के थ्रू लोग रिलेशनशिप निभाते हैं कई बारी। कि गिल्ट में निभा देते हैं। चलो कि एक गिल्ट ये है कि मेरे पिताजी ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया शादी के पीछे, तो एक गिल्ट है पिताजी के प्रति, अपने फादर और मदर के प्रति कि यार मेरे मम्मी पापा की इज्जत में सवाल आ जाएगा। गिल्ट है उनके अंदर, क्या नहीं करना है मेरे को, कि अगर मैं ऐसा कर दूंगी तो फिर गिल्ट से ही मर जाऊंगी। तो उस गिल्ट के चलते वो रिश्ता कई जगह निभाया जा रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कोई सिंगल लाइफ हो, कोई बच्चा पढ़ने गया है बाहर, है कि नहीं, या माँ बाप हो गए, माँ बाप भी एक गिल्ट में है कि हम बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाए या अपने कॉलेज में नहीं भेज पाए, तो उसके लिए कुछ और बेटर। तो वो मतलब कहाँ से वो एक हैप्पीनेस के तरफ अपन उसको वो कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। गिल्ट कन्वर्ट कैसे होगा? और अच्छा सवाल है आपका। इसमें थोड़ा अगर डीप जाएंगे ना, तो गिल्ट इज ऑल्सो एन इमोशन, शेम इज ऑल्सो एन इमोशन, प्राइड इज ऑल्सो एन इमोशन, केयर इज ऑल्सो एन इमोशन, लव इज ऑल्सो एन इमोशन। ठीक है, गिल्ट जो एक इमोशंस की फ्रीक्वेंसी होती है, एक मैप कॉन्शियसनेस, एक बुक है बहुत अच्छी, कॉन्शियसनेस का मैप है इमोशनल स्टेट ऑफ, मतलब किसकी डिग्री ज़्यादा है, कौन सा इमोशन बहुत अच्छा, कौन सा खतरनाक है। गिल्ट एंड शेम आर दी मतलब सबसे खतरनाक इमोशन है। सुसाइडल टेंडेंसी के एकदम करीब हो आप। हाईएस्ट पे ज़्यादा लव, बीच में प्राइड एंड बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, केयर वेयर, लेकिन सबसे गिल्ट और जो शेम है ना, इट इज़ दी जस्ट वन स्टेप नियर टू सुसाइड। सबसे खतरनाक इमोशन है और सबसे पावरफुल इमोशन है, वाइब्रेशन बोलोगे तो वो लव का है, अदर देन दी स्पिरिचुअल एनर्जीज, है ना, वो भगवान वगैरह उनकी एनर्जी की बात अभी ना करूँ, ह्यूमन बींग्स की बात करूँ, हम जो सबसे पावरफुल इमोशन क्रिएट कर सकते हैं ना, दैट इज लव। बिना हैप्पी के लव नहीं, बिना लव के हैप्पीनेस। सर लव का अपोजिट होता है हेट्रेड। मैं एक सेकंड वो कंप्लीट कर लेता हूँ कुछ और। जो गिल्ट की मैं बात कर रहा था, तो गिल्ट एक ऐसा इमोशन है ना कि आपको इमीडिएट उस पर काम करना चाहिए अगर आ भी रहा है तो। और दूसरा ना, मैं फिर से बोलूँगा कि मैं बुक आपको पता नहीं रिकॉल नहीं हो पाता है, बहुत अच्छी किताब में पढ़ रहा था कि हमको ना हमारी कंडीशनिंग हमारी ऐसी तैसी करके रखी है। आपका पास्ट आपका फ्यूचर ड्राइव कर रहा है, ये खतरनाक है। मेरी मम्मी बहुत त्यागपूर्ण रही, आज भी सबसे आखिरी रोटी खाना है, तो जब तक पापा नहीं आएंगे तब तक खाना नहीं खाना है, आज भी, है ना। और दिन भर तबीयत खराब भी है तो 11 बजे तक बेटा दूध पिया कि नहीं पिया। तो ये जो हद से ज़्यादा त्याग और ममता की जो मूर्ति है, डेफिनेटली पूरा श्रद्धा और नमन है उनको, उनके उन भाव को। लेकिन ये क्या होता है ना कि ये डाउन टू द लाइन ये डॉटर्स और फ्यूचर जनरेशन में भी ट्रांसफर हो गया। अपनी खुशी को सबसे नीचे रखना, ये भी क्या डेफिनेशन कि मैं सब खुश हो जाए, रात को 12 बज गया, आपको खुश होने का टाइम ही नहीं है। दिन भर तब दूसरों की सेवा में लग गए, अपनी खुशी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। कभी गिल्ट का आ जाता, कभी त्याग का भावना आ जाएगा, कभी हम कुछ बन जाएंगे, मतलब ओवर कर देते हैं, है ना। मालूम नहीं होता। इंडिया में तो मतलब टेंडेंसी हमारे यहाँ, जैसे फॉरेन कंट्रीज में मैक्सिमम क्या होता है, 16-20 साल में चलो भैया पढ़ा निकाली तो अपना जीवन जी, थोड़ा तो बिंदास हो जाता, मैं और मेरी बीवी अपना जीवन काटेंगे। इनका एक अप्रोच ऑफ लाइफ है। हमारा यहाँ क्या है कि बेटा हो जाए उसका भी बेटा हो जाए, उसका भी बेटा हो जाए। मतलब हम पहले बेटे के लिए परेशान, फिर पोते के लिए परेशान, फिर पोता नहीं पढ़ रहा है, पहले सोचते थे बेटा नहीं पढ़ रहा है, अब पोते सवेरे उठाए। तो हमको ना एक लिंगर ऑन करने की आदत है और टेंशन लेने में मजा आता है। टेंशन नहीं हो तो क्रिएट कर लेते हैं। सर यही तो खूबसूरती है हमारे देश भी है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे जो मम्मी पापा जो अभी जनरेशन है, मतलब अगले 10-20 साल में शायद वो जनरेशन ना रहे हमारे साथ, तो उनकी जो खुशी की परिभाषा है ना, वो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुश कर पाएँ, समय दे पाएँ। और ये जो हम किसी भी देखिए पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग को ट्रांसफर ना होने दें नेक्स्ट जनरेशन पे, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। हर चीज़ अच्छी नहीं आई है पीछे से, कुछ अच्छा भी आया, कुछ खराब भी आया। तो जो ये जो लेडीज़ जो गिल्ट जब बोल रहे हो ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, 1 2 3 कर देते हैं। गिल्ट विल्ट में रहने किसी के पास टाइम नहीं आता। ऐसे भी लोग हैं, है ना भैया, तू तेरा देख ले, ज़्यादा ही टॉक्सिक हो रहे, एक साथ
किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से समझ लें। और कई बार क्या होता है ना, गिल्ट में आप इसलिए रह रहे हो क्योंकि आप बहुत वास्टली ना कंडीशनड हो, प्रोग्राम्ड हो। लाखों में से कोई एक आदमी, मेरे एक फ्रेंड बहुत अच्छे नीतीश श्रीवास्तव जी, साइकेट्रिस्ट, माइंड पे, मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करते हैं, मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। तो वो मेरे को बताते कि ना, लाइक ये जो माइंडसेट है अपना, ये कंडीशन लाखों में से कोई एक आदमी हो पाएगा जो योद्धा होगा जो अपनी कंडीशनिंग तोड़ पाए। वी आर कंडीशनड टू रिएक्ट दैट वे। ये जो गिल्ट है ना, ये गिल्ट ही नहीं है, इट इज द प्रोसेस ऑफ द कंडीशनिंग व्हाट वी हैव रिसीव्ड एंड नाउ वी आर रिएक्टिंग टू द सिचुएशन। कोई मेरे को गिल्ट मेरे इजाजत के बिना डाल सकता है क्या? मेरी पास्ट प्रोग्रामिंग है, उसको मदद कर रही है, उसको एम्पावर कर रही है। एक ये भी होता है कि रिलेशन अच्छा भी चलते रहता है, लेकिन इंसान ओवर थिंक करने के कारण अपनी खुशियों को भी और अपने रिलेशन को भी, दोनों को वो ख़त्म कर देता है। तो ओवर थिंक जो एक सब्जेक्ट है आजकल जो ज़्यादा चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जिससे वो खुद को भी हार्म कर रहे हैं और अपने रिलेशन को भी हार्म कर रहे हैं। तो वो क्या है, मतलब कैसे उसे हैंडल करें और क्या करें इसको? देखिए, ओवर थिंक इज एन एट्रीब्यूट, पॉजिटिव और नेगेटिव यूज है, कि जिस पे हमको काम करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने खुद पे काम करना बंद कर दिया, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, है ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहोगे तो ओवर थिंकिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा। ज़्यादा खाली हो तो ओवर थिंकिंग की बच्ची भी बचेगी अपने पास में। खाली दिमाग शैतान का घर हमेशा तो बोला गया है ना। ओवर थिंकिंग इज ए थिंग दैट यू शुड वर्क ऑन, इट इज एट्रीब्यूट दैट कैन बी वर्कड आउट। थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग का जो फाइन लाइन डिफरेंस है ना, एक सबल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक, एक किताब है, उसको पढ़िए ना, आपको सब जवाब मिल जाएगा। हाँ, नॉट गिविंग ए फक तो इतनी प्यारी किताब है कि दुनिया अपने हिसाब से अपना काम कर रही है, आप क्यों खुद को तो डिस्टर्ब होने दे रहे हो? क्यों ओवर थिंक करके आप और अगले को एम्पावर कर रहे हो? चीज़ें होती है, ऐसा नहीं कि मैं बोल दूँ और नहीं होगा कल से आपको ओवर थिंकिंग, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन इस पर आपको पर्सनली खुद पे काम करिए, अच्छी बुक्स में, अच्छे मेंटर्स के थ्रू। यूट्यूब में इतने प्यारे वीडियोस, अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। थोड़ा सा 10 मिनट खुद को भी दीजिए ना पर डे, कुछ खुद अपने मेंटल पे, जैसे आप दौड़ने जाते हैं, वॉकिंग पे जाते हैं, फिजिकल फिटनेस पे काम करते हैं, मेंटल एंड इमोशनल फिटनेस पे भी काम करना चालू करिए, अच्छी बुक्स के थ्रू, अच्छे लोगों के साथ एसोसिएशन में, है ना। और थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस, खुद का इमोशंस हम थोड़ा कंट्रोल कर पाएँ। जितने मर्डर होते हैं, जितने क्राइम होते हैं, केवल 3 सेकंड में होते हैं। वेश और रोश इतना रहता है ना कि हो जाता है, उसके बाद समझ में आता है कि सही हुआ कि गलत हुआ, कि 14 साल की जेल होने वाली है। दैट वर्ड इज इमोशनल इंटेलिजेंस। आपकी सबसे फेवरेट चीज़ है रसगुल्ला, मान के चलिए, है ना, सामने रखा हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट है, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो आप उसको कितना क्रेविंग, आप उसको छोड़ पा रहे हो, खा पा रहे हो कि नहीं खा पा रहे हो, या मैं बोलते 2 घंटे तक खाना ही नहीं, लेकिन आपकी आंखों के सामने रखा हुआ है। तो ये जो युद्ध चलते रहता अंदर, तो थोड़ा खत्म ही हो जाता। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, कि आप अपने इमोशंस को खुद पर ड्राइव होने दे रहे हो, कि थोड़ा सा कंट्रोल। जैसे आर्मी वालों को देखेंगे आप, कितना भी इमोशन हो, अगर वॉर हो गया तो वॉर हो गया, फिर वो इमोशंस पे काम नहीं करता। उनका इमोशन अपने देश के लिए होता है, उन्होंने उसको डायरेक्शन दी अपने इमोशंस को। वहाँ पे ये नहीं देखते कि मैं कितनी सैलरी में काम कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो कोई और मिल जाता, क्यों गोली खाना निकलो, वैसा नहीं है उनका अप्रोच है। वो एक पैट्रियोटिज्म है। फिर वहाँ पे पैसा या मनी मैटर नहीं करता, दैट इज ए प्राइड दैट दे टेक, है ना। कोई भी दुनिया की कोई कीमत किसी के लाइफ से बड़ी कभी नहीं हो सकती, लेकिन अगर उनके पास उनसे बड़ा उनके पास एक पर्पस है, तो वो लाइफ को डायरेक्शन दे पाते। मॉर्निंग सुबह अगर 6 बजे उठने बोलूँगा तो कोई भी शायद नहीं उठ पाएगा, लेकिन वो 5 बजे भी उठ के दौड़ जाते, रात भर भी जागना हो तो जाग जाएंगे। वो इतना काम कर चुके होते अपने इमोशंस पे, इतना रफ और टफ हो चुके होते हैं। हम लोग थोड़ा सा तो हो जाए, थोड़ा सा तो इमोशंस पे काम करें। सर, माफ कर देना, टू फॉरगिव समवन इन अ रिलेशनशिप, ये अपनी खुशी के लिए और अपनी हैप्पीनेस के लिए कहाँ तक हेल्पफुल है? जैसे रिलेशनशिप में हो गया भाई, चलो सामने वाली गलती थी या नहीं भी थी, पर एक हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसा हो गया, फिर अपन ने माफ़ कर दिया, और मैंने माफ़ कर दिया, तो ये उसकी और मेरी खुशी के लिए कितना इम्पैक्टफुल है? आप अगर किसी को माफ़ करते हैं तो फ़ायदा किसका होता है? आपके। मेरा ही होता है, अपना ही होता है। जैन कल्चर में आप देखेंगे ना, पूरा एक दिन है क्षमा करने के ऊपर, पूरा एक त्यौहार है उनका। और वो मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें, भले साल भर फिर हम गलती भी करते हैं एक अलग बात है। लेकिन जो क्षमा मांगना है, मैं तो बोलता हूँ कि फॉरगिव बहुत बड़ी बात है, बोलना आसान है, नहीं कर पाते हैं। और मैं तो बोलता हूँ कि सॉरी मांगना या फॉरगिवनेस मांग पाना भी बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि अगला बंदा खुद आके बोले कि सर आई वॉज सॉरी, मैं उस चीज़ के लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, मेरे से गलती हुई थी। इसके लिए भी बहुत डेयरिंग चाहिए।
बोलने के लिए और उस माफ़ी को मांगने के लिए भी। बहुत डेयरिंग चीज़ कि मैं भी गलत हूँ सर, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, माई अपॉलॉजीज, ये बोलना भी बहुत डेयरिंग वाला एक थॉट है। और रही फॉरगिवनेस की बात, अगर हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल नोट पे बात करें तो जो हम सीखे हैं समझें कि ना, जब एक जीवन से दूसरे जीवन में जाते हैं ना, तो जो बोलते हैं ना कि वापस आपको कर्म का बंधना होता है, वापस आप इस पृथ्वी में आते हो। तो अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया, कोई गांठ बांध के रखी है अंदर, तो ये शायद ऐसे इमोशंस होते हैं जो ये जनरेशन टू जनरेशन, लाइफ टू लाइफ भी आगे खींचते ले जाते हैं। आप सबसे पहले ये सबसे पहले ना खुद पे एहसान कर रहे होते हो, अगर आप उस बंधन से खुद को मुक्त कर रहे हो तो। मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ, जो सीखा हूँ आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये साइंटिफिक है। आप किसी को माफ़ करिए, देखना पहले आपको हल्का लगे। लेकिन कई लोग का ऐसा रहता है, माफ़ कर देते फिर भी, लेकिन वो स्टक रहते हैं उस चीज़ में। हाँ, माफ़ तो कर दिया, ठीक है, जो माफ़ किया, ऐसे बोलती है, लेकिन फिर वो उस चीज़ को भूलते ही नहीं है, न्यू स्टार्ट नहीं करना। यार यही तो हमको करना है, यही तो आपका हमारा काम है। जो आज तक अगर ऐसा कुछ ट्रांसफ़र हुआ है हम तक, तो हम आगे इन चीज़ों को सुधारें और बताएं, है ना। इन इमोशंस पे हम और काम करें, फॉरगिवनेस पे काम करें, पहले हम खुद भी तो करें। तो ये बोलने से नहीं होगा। ये देखिए, ईगो का वार सबसे खतरनाक है इस पृथ्वी में। हजारों लड़ाइयाँ हो गई हैं, लाखों, ना सिकंदर बचा, कितना दुनिया जीता, क्या हुआ, सब अपने अपनी कंट्री में रह रहे हैं ना। सिकंदर के पास कौन सी दुनिया आज के डेट में, उसने जो भी दुनिया जीती है, क्या बचा उसमें। तो ये 100-2 साल के जो ईगोस खड़े होते हैं ना, इसने ही पूरा पंगे पाल के रखे। तो फॉरगिवनेस इज द मस्ट थिंग। अगर आपको अपनी हैप्पीनेस प्यारी, आपको अपनी लाइफ प्यारी है, आप और हेल्थी, मेंटली हेल्थी एंड फिट जीना चाहते हो, तो पहले ये फॉरगिवनेस आपको वैसे भी अपनी लाइफ में एट अर्लीस्ट अप्लाई करना चाहिए, एज अर्ली एज पॉसिबल। तो प्रदीप सर, रिलेशनशिप का तो एक आइडिया मिल गया आपसे। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपके पर्सनल एक हैप्पीनेस जो आपने अचीव करी है, तो उसके लिए आपने पर्सनली कौन सी ऐसी हैप्पीनेस प्रैक्टिसेस की है, क्योंकि ये एक दिन में तो अचीव नहीं हुआ होगा। जो एक अंदर से एक आता है, जो एक ट्रेनिंग जो आपने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया, अपने हार्ट को प्रिपेयर कर लिया, बैलेंस, इमोशनल बैलेंस जो आपने बना लिया, ये एक दिन में तो आया नहीं होगा। तो वो क्या प्रैक्टिसेस है जो आप करते थे और ये सजेस्ट करना चाहोगे लोगों को कि वो प्रैक्टिस अपनाएं, उस डेली रूटीन एक डेवलप करें उस चीज़ का? ये दो चीज़ें ना कि कल परसों कब हैप्पी बनेंगे, 10 साल बाद क्या होगा, वो एक अलग बात है। आज हम कैसे हैप्पी हो सकते हैं, दो बेसिक चीज़ हमेशा ध्यान रखें अपन, कि एक मी टाइम होता है, हमारा खुद का भी टाइम होता है। मेरा भी एक पर्सनल स्पेस है। मुझे अपनी मूवी देखना पसंद है तो मैं मूवी देखता हूँ। आज भी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं समय निकाल ही लेता हूँ आधा एक घंटे गाने वाने सुनने का। चाय पी के मैं मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, अपने लिए एक समय आधा एक घंटे फिर भी निकाल लेता हूँ। मेरा एक वे ऑफ लिविंग है। आपके लिए अपना एक वे ऑफ लिविंग या आपका एक हैप्पीनेस का डेफिनेशन होगा, चाहे वो कुछ भी हो, घूमना फिरना वट एवर। एक तो एक मी टाइम जो होता है ना, वो भले 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, वो खुशी तो आपको आज ही मिल सकती है, वो आप आज ही निकालिए। उस पर तो आप आज के आज ही काम करिए। कल खुश होंगे, परिभाषा छोड़ दो। थोड़ा सा समय, अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ को वो स्पेस दीजिए, माई स्पेस बोलते हैं, उनको स्पेस दीजिए कि हाँ यार मैं थोड़ा सा मतलब अपने में रहना चाहती हूँ, या थोड़ा आधा घंटा अपने लिए चाहती हूँ। वो भी एक लिविंग बीइंग, दिन भर काम कर रहे होते हैं। पहले मदर का रोल प्ले करें, फिर वाइफ का, फिर खाना बनाना, फिर आजकल मेजर जो लेडीज़ हैं वो वर्किंग होती हैं दिन भर, फिर ऑफिस भी देखो, फिर घर आके फिर वही चीज़ है। तो हम एक दूसरे को रिलेशनशिप में भी अगर हेल्थी बनाना है तो एक मी टाइम दे, माई स्पेस दें अगले को भी, भैया ठीक है तू तेरे हिसाब से थोड़ा सा जीवन तू भी जी ले। पहला ये कि हम अपने को मी टाइम दें। सेकंड है सेट बाउंड्रीज। किसी को लाइफ में घुसाओ, लेकिन इतना मत घुसा लो कि आपके अंदर को शत विक्षत करे हुआ, कि अंदर को डिस्टर्ब। आपका अंदर जो कोर है, जो फुल ऑफ जो एक जॉयफुल स्टेट ऑफ माइंड है, आप किसी को भी, किसी को भी बाहर इतना परमिशन मत दो कि वो आके आपके लाइफ को डिस्ट्रैक्ट करे, हैम्पर करे। तो सेट बाउंड्रीज इन एवरी रिलेशनशिप, एक स्मार्ट बाउंड्री। आप बॉसी मत बनो, आप ये मत बोलो कि मेरे को ऐसा करना पड़ेगा। आप उस पर साइकोलॉजिकली आप ये मत बोलो कि मैं सही हूँ तू मेरे हिसाब से बन जा। ये सब नहीं करने बोल रहा हूँ मैं। सेट बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ। बाउंड्रीज के ऊपर पूरी किताब है, मैं पढ़ा, आउटस्टैंडिंग। अगर आप समझोगे ना कहीं अनहैप्पीनेस घुसता ही आपके लाइफ में, आपने बाउंड्री सेट नहीं करी। ये दरवाज़ा आपने खिड़की, तभी छोटी सी खिड़की थी, बाद में दरवाज़ा बन गया, बाद में दरवाज़ा बन गया, बाद में वो धीरे से आपकी लाइफ में घुसा। फिर वो कभी एंगर के रूप में, कभी शेम के रूप में, कभी गिल्ट के रूप में, वो अनहैप्पीनेस के रूप कुछ भी हो। तो सेट बाउंड्रीज। कोई भी रिलेशनशिप हो, हर एक अपना एक दायरा है, उनको भी समझा दें कि भैया इस बाउंड्री को तुम लांगे, और अगर लांग रहे समय रहते आप चिता दें, तो उनको मालूम होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम मैं ये रिपीट नहीं करने वाला नहीं हूँ। आपकी एक पर्सनल लाइफ है, उसको ब्यूटीफुल बनाए रखिए,
किसी भी कीमत पे खुद को बचाइए। मैं तो बोलता हूँ आज की डेट में तो बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी दुनिया लगी हुई है आपको अनहैप्पी करने के लिए। आप कभी भी न्यूज़ देख लीजिए, कभी कुछ भी कर लीजिए, और थोड़ा सा ना आपको प्रोएक्टिव भी होना पड़ेगा। हैप्पीनेस इज नॉट लाइक कि हो गया और हो गया। थोड़ा सा खुद पे काम भी करना पड़ेगा, प्रो एटीट्यूड रखना पड़ेगा। आपकी भी जिम्मेदारी, आपको अगर हैप्पी होना है तो ये आपकी भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। ऐसे उलझन और लफड़े वाले रिलेशंस में पढ़ो मत जहाँ पे झंझट है। ऐसे लोगों के साथ बिजनेस या पार्टनरशिप भी क्यों करना, जहाँ मालूम है यार बंदा सही नहीं है, बाद में दिक्कत कर सकता है। हमने खुद उसको परमिशन दिया और अगले 2 साल 5 साल आपके भी खराब होंगे। फिर आप अनहैप्पी के गाना गाओगे। शुरुआत भी हम ही करने देते हैं। तो ये आपका एक पर्सनल होमवर्क आपके लिए भी कि आप भी अपने हैप्पीनेस पे काम करो। आप अपने हैप्पीनेस को बचा के रखो और थोड़ा एक्शन लो। केवल डिफेंसिव होते हैं अपन कि मैं बचा लूँ। आप भी कुछ ऐसा करिए, खुद पे काम करिए कि आप भी, जैसे मी टाइम इट इज एन अटैकिंग थिंग, ये डिफेंसिव नहीं है। आप अपने लिए खुद के लिए समय निकाल रहे हैं। सेटिंग द बाउंड्रीज वेरी क्लियर। गाइस, आज का ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी रहा और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी रहा, क्योंकि हैप्पीनेस कोच आए थे तो, और काफ़ी सारी बातें हमने उनसे सीखी कि कैसे आप खुद को खुश रखें सबसे ज़्यादा, और अपना नज़रिया भी बदलें। आपका नज़रिया अगर आप बदलेंगे तो आप शायद तक ज़्यादा और ज़्यादा खुश होंगे। ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि आप लोगों से घुलें मिलें, बातें करें, और अपनी खुशी को किसी दूसरे के हाथ में ना दें। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी इस पॉडकास्ट को पूरा देखें और काफ़ी सारी बातें सीखें। और अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो हमें कमेंट्स के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।